आज है वायदा कारोबार की मार्च सीरीज का आखिरी दिन, यानी कि है एक्सपायरी, और कल है बाजारों में छुट्टी। इस बीच ग्लोबल बाजारों से है सारे सुस्ती के संकेत और भारतीय बाजार हल्के हरे और लाल निशान के बीच झूलते रहे। कैसी होगी आज की पूरी ट्रेडिंग और कहाँ होगी एक्सपायरी और क्या करें आप स्ट्रेटेजी अगली सीरीज की, इस पर रहेगा आज का खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी के लिए तो हम हैं तैयार, बट अनिल जी आई थिंक थोड़ा स्टूडियो छोटा पड़ रहा है, थोड़ी टेबल कम पड़ रही है। इतने सारे अवार्ड सर। बिल्कुल, और कल इब्जा की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम था और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर की संस्था है। और इसके बारे में बता दूं कि जो भी सरकार और आरबीआई भी गोल्ड की जो ऑफिशियल प्राइस लेती है वो इब्जा से लेती है। अच्छा, हाँ, सो ये वो संस्था है जो मतलब आप कहते हैं कि 31 मार्च को गोल्ड क्या था, आज का गोल्ड का भाव क्या है, वो ये बताते हैं सरकार को और वो मानी जाती। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस संस्था की कितनी क्रेडिबिलिटी है। और इनकी तरफ से ढेर सारे अवार्ड्स आना वाकई में हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो दीप, आपको, हमारी पूरी टीम को, पर्दे के पीछे काम करने वाली टीम को और हमारे सभी दर्शकों को, और विशेष तौर से कमोडिटी बाजार की हमारी जो पूरी टीम है जो कमोडिटीज ट्रेक करती है, मृत्युंजय, नेहा, पूर्णिमा, नीरज, बाकी सारे लोग जिन्होंने दम लगाकर पूरे साल काम किया है, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक और स्पेशली जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि हमारा इक्विटी कवरेज अच्छा है, दूसरों से बेहतर है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा कमोडिटी कवरेज दूसरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कमोडिटीज़ में जो पकड़ है हमारी दोनों ही, चाहे वो मेटल्स हों, बुलियंस हों या फिर एग्री कमोडिटीज़ हो, जो चौतरफा कवरेज और जिस तरह का पूरा कमोडिटी मार्केट का एक्शन हमारी टीम आपके सामने लेकर आते हैं। और यही वजह कि साल दर साल इब्जा की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिलते हैं। इस बार हाईएस्ट, इस बार सबसे ज़्यादा इस बार नजर आ रहे हैं। थोड़ा ट्रॉफी कैबिनेट बढ़ाने का समय आ गया है जी। हाँ, एक्चुअली इनफैक्ट बढ़ तो चुकी है, पहले खाली कैबिन में थी, फिर बाहर भी लगवा ली, एक रिसेप्शन पर भी। अब और जगह ढूंढनी पड़ेगी। इसी तरह से दर्शकों का प्यार रहेगा तो अच्छी बात है, बढ़िया है। तो सबसे बड़े हकदार तो हमारे सारे दर्शक हैं। और एक और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे जेम्स और ज्वेलरी कम्युनिटी का, जो बहुत प्यार देते हैं। कल मृत्युंजय ने वहाँ पर 2 पैनल डिस्कशन किए थे, जो उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है। शाम को मैं भी एक पैनल डिस्कशन पे गया था और मेरा पैनल डिस्कशन बड़ा क्रिटिकल होता है। थोड़ा मैं इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, कमियाँ क्या हैं वो निकाल कर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो बड़ा क्रिटिकल होता है। फिर भी लोग बड़ा प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं कि चलिए हमारा इंटेंशन अच्छा है कि हम कुछ इंडस्ट्री के लिए और पूरे इस सेगमेंट के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो एक बार फिर से इब्जा के जो पदाधिकारी हैं, पृथ्वीराज जी कोठारी, सुरेंद्र जी मेहता, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी इंडस्ट्री को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेस्ट बिजनेस चैनल अवार्ड और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, जबरदस्त सम्मान है सर। नाम कहाँ से ढूंढते हैं, मेरी सोचने की बात है, इंटरेस्टिंग है। नहीं, बट नाम जो सही चुना है, ट्रांसफॉर्मेशनल तो है ही सर। इक्विटी हो, कमोडिटी हो, बाकी जो कवरेज हो, हमारी कंज्यूमर फोकस कवरेज हो रही है वो भी जबरदस्त है। आइए सर, आज के एक्शन की भी करते हैं शुरुआत, फिर अच्छे मूड पर कर रहे हैं शुरुआत। आज एक्सपायरी के दिन क्या है बड़े ट्रिगर्स? बड़े ट्रिगर्स दीप, अमेरिकी बाजारों में मिला जुला सा कारोबार रहा है। हल्के से लाल निशान में बंद हुए हैं डाउ पर हम, और सीमित दायरे का कारोबार था। मुश्किल से 250-300 पॉइंट की रेंज में डाउ ने दिन भर कारोबार किया। वही हाल 150 पॉइंट की रेंज का नेस्डेक का था। नेस्डेक लगातार दूसरे दिन हल्के लाल निशान में बंद हुआ। तो कमजोरी है, लेकिन कोई खास ऐसी बड़ी कमजोरी नहीं। कच्चा तेल जरूर थोड़ा ऊपर उठकर $79 के आसपास आता हुआ दिखा है। आज मार्च सीरीज की एक्सपायरी है, कल गुरुवार है, लेकिन कल रामनवमी के उत्सव के मौके पर बाजार रहेंगे बंद, इसलिए आज है छुट्टी। और माफ़ कीजिए, कल है छुट्टी और आज है एक्सपायरी। ये एक ट्रिगर। और आज सेबी की बड़ी अहम बोर्ड बैठक है, जिस पर आपको ऑलरेडी ब्रजेश कल बता चुके हैं कि लंबा एजेंडा है। उस एजेंडा पर आज बातचीत होगी और ढेर सारे वहाँ से एक्शन आते हुए दिखेंगे। एग्जैक्टली तो ढेर सारा एक्शन आज होने वाला है बाजार में। कई सारी चीज़ों पर अनिल जी आपसे बात भी करनी है, थोड़ा एक्शन भी समझना है। आई थिंक लगातार 2-3 दिनों से ये जो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आई, अब कल आप कह सकते हैं थोड़ी नरमी दिखी यूएस मार्केट में। हमारे बाजार भी जब बंद हो रहे तो थोड़ा उतार चढ़ाव डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे, बट ओवरऑल कुछ ऐसी खराब खबर
एज सच नहीं आती हुई दिख रही है, बट कल के एक्शन को थोड़ा समझाएं, इस समय का जो मूड माहौल क्या कह रहा है ये कल की अच्छी खबर ही, कल की खराब खबर थी। अच्छा। दो चीज़ों से बताता हूँ। पहली चीज़ तो कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो डेटा आए थे वो उम्मीद ये थी कि वो डेटा 101 पर रहेंगे, लेकिन आए 104 से ऊपर। यानी कि कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी अमेरिका की इकोनॉमी में बना हुआ है, खर्चा करने के लिए तैयार है। और उससे डर लगा कि अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा मजबूत है, इसका मतलब ये कि अभी भी कहीं कोई महंगाई घटने के आसार उतने मजबूती से दिख नहीं रहे, और ऐसे में महंगाई बढ़ाने की, ब्याज दरें बढ़ाने की अभी भी स्कोप है। और कल इसी वजह से थोड़े से अगर आप देखें तो कल बॉन्ड यील्ड्स फिर से बढ़कर आए थे। 2 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर निकलती हुई नजर आई थी। सो आई थिंक उसका कारण ही यही कि अभी भी ये जो डेटा है, अच्छे डेटा ही थोड़े खराब माने जाते हैं, वैसा हाल हो गया। दूसरा एक और अच्छा डेटा था, वो भी खराब हुआ, SVB। जिस समय SVB की प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद SVB का शेयर जो 60% घटा, उसके बाद उसे डीलिस्ट कर दिया गया। डीलिस्ट मतलब सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन कल उसकी वापस से लिस्टिंग हुई, SVB ट्रेड करना शुरू हुआ, लेकिन कल फिर से तेजी से घट गया। मेरे ख्याल से 25% के आसपास कल घटा है। यानी कि बैंक बच गया है। फर्स्ट सिटीजन बैंक ने ले भी लिया है, स्टॉक की फिर से ट्रेडिंग शुरू भी हुई, लेकिन फिर भी 25% घटा है। सो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो होती हुई दिखी। तो अच्छे डेटा पर बाजारों का रिएक्शन कम था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत मूड माहौल खराब हो। 3 दिन लगातार अच्छे बढ़ने के बाद अगर अमेरिकी बाजार 40-50 पॉइंट नीचे बंद होते हैं डाउ पर, तो वो कोई खास कमजोरी नहीं, एक पोज है। और नेस्डैक भी ऑलरेडी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका था। सो आई थिंक कोई ऐसी मुझे खास चिंता की बात अमेरिका से दिखती नहीं है। अगर चिंता की बात थोड़ी बहुत है तो वो दीप कच्चे तेल को लेकर है। वापस से आप $80 के करीब पहुंच रहे हैं, तो धीमे धीमे $73-74 की रेंज से कच्चा तेल जितनी तेजी से घटा था उतनी तेजी से वापस बढ़कर भी आ रहा है। हालांकि इसके पीछे ईरान से जो खबरें आ रही है उनका हाथ है, तो हो सकता है इराक से जो सप्लाई की इश्यूज है वो एक बार अगर निपट गए तो हो सकता है वापस नीचे आ जाए, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक थोड़ा सा कच्चा तेल ऊपर की तरफ है, तो हल्की सी वही बात है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया, हम न $72-73 के कच्चे तेल पे बहुत खुश होते हैं, न $85 पे पैनिक करते। तो कच्चे तेल से हमारी इम्यूनिटी लेवल थोड़ी बढ़ गई है, हमारा रिएक्शन खत्म हो गया, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। ये बाजार की खूबी और खासियत यही है दीप के, कब किस चीज़ पर रिएक्शन देगा वो आपको पता नहीं होता, और वो बदलता रहता है। कभी कच्चे तेल पर बाजार का रिएक्शन होता है, कभी FIs के डेटा पर रिएक्शन होता है, कभी डाउ फ्यूचर्स पे होता है, कभी डाउ पर होता है। और आजकल का जो बड़ा ट्रिगर है वो ये कि किसी पर रिएक्शन नहीं है। मतलब बिल्कुल ही वो इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का। सो आई थिंक मेरे ख्याल से सारा माहौल जो है इस वक्त थोड़ा सुस्ती का है, कम इंटरेस्ट का है। मतलब ठीक है जो लोग मार्केट में हैं उनको तो रोज आना ही है, करना है कुछ ना कुछ, उनकी मजबूरी है। और जो लोग जिनके डेली वाले नहीं हैं वो बोलते हैं हमारा क्या लेन देना, ठीक है जो पड़ा है वो पड़ा है, जब भाव आएगा तब देखेंगे। मतलब उस तरह का नया कुछ लगाना नहीं है, पुराना कुछ बेचना नहीं है। कोई भाव अभी फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक लिया और उससे भाव 20% नीचे, तो आपको पता है आज तो आने वाले भी नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाता है। दूसरा है क्या, नया कुछ लेना नहीं है। तो मतलब पूरी तरह से वो उदासीनता वाला जो मामला है ना कि मेरा क्या लेन देना टाइप्स वैसा माहौल मार्केट में। समझ गया। लेकिन तो कुछ ऐसा वो मतलब बाजार एक रेंज में आ गया है, वैसा समझ लें। रेंज में ये डिसाइड कर लिया है। डेटा देखिए ना, 11 दिन से ना निफ्टी 200 पॉइंट की रेंज में बंद हो रहा है। 10 दिन से निफ्टी 400 पॉइंट की रेंज में इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 हफ्ते हो गए आपको। बैंक निफ्टी का देखिए, 12 दिन से बैंक निफ्टी 950 पॉइंट की रेंज में बंद हो रहा है, यानी ब्रॉडली 39,000 से 40,000। और लगभग आप देखिए 11 दिन से 39,000, 38,900, 40,200, 1200-1300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करा है। सो आई थिंक वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि बाजार बड़े रेंज बाउंड से हैं, इंटरेस्ट कम है। लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाजार में आपको इस ओर इशारा भी करती कि पेसिमिज्म या नर्वसनेस या लैक ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर बढ़ रहा है, जो आपको इंडेक्स में नहीं दिख रहा। इस वक्त मार्केट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये जानना समझना चाहते हैं, यार या तो है ना ये 17,700, 800, 18,000 हो जाए
तो समझ में आए कि हमें बेचना है, या फिर 16,000 16,200 आ जाए तो समझ में आए कि यहाँ लेने का भाव आ गया। अब 17,000 पे न मतलब बेचना बनता है न लेना बनता है। बेचना इसलिए नहीं बनता कि स्टॉक्स के भाव बहुत टूटे हुए हैं, लेना इसलिए नहीं बनता कि आपको कोई ट्रिगर दिख नहीं रहा। एक्चुअली आप देखेंगे तो वैसे देखे जाए तो मार्केट में वो सारे चीज़ें ऐसी दिख रही जिससे आपको ये लगी कि बाजार में धीमे धीमे खरीदारी की शुरुआत होनी चाहिए। एक, इंटरेस्ट किसी का नहीं है, लेना किसी को नहीं है, सब अंडर ऑन्ड है, पहले लेके बैठे तो बैठे हैं। दूसरा आप देखिए ब्रॉडर मार्केट का हाल, ब्रॉडर मार्केट में तो इंडेक्स आपका ऑलरेडी 16,000 है, राइट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आप देखिए जितने बढ़ने वाले उसके सामने घटने वाले काफ़ी कम है। करेक्ट। आप इंडेक्स में हाई लेवल से मुश्किल से 10% नीचे है, लेकिन इतने स्टॉक्स आपको 52 हफ्तों की निचले स्तरों पर नजर आएंगे कि आप देख नहीं पाएंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट तो सबका है ही। एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 12-15% के आसपास है, जो लोएस्ट लेवल के आसपास चल रही है, लाइफ टाइम लो के आसपास चल रही है। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बाजार इन सब फैक्टर्स के दम पर ही ऊपर जाने की कोशिश करता है। वो सारे हैं। अब ट्रिगर चाहिए, राइट, ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर कहाँ से आए, वही वाली चीज़ है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो दीप, मेरा ये समझना है कि अगले हफ्ते भी छुट्टियों वाला मामला काफी है। हाँ, अगले हफ्ते से ज़्यादा छुट्टियाँ। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल फर्स्ट हाफ में बाजार आपको, क्योंकि अगले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में बाजार आपको एक डायरेक्शनल मूव दे देगा। वो भले आज दे दे, कल शुक्रवार को दे दे, 2-3 दिनों में दे दे, और वो मूव सिंपल सी चीज़ है कि 16,800 के नीचे बंद होता है तो समझ लेना नीचे जाने की तैयारी है। 17,200 के ऊपर बंद होता है तो समझ लेना कि ऊपर जाने की तैयारी है। 16,800 17,200 क्लियर है। 39,000 के नीचे बंद होता है बैंक निफ्टी तो समझ लेना है कि नीचे जाने की तैयारी है। 40,000 के ऊपर बंद होता है तो समझ लेना है कि ऊपर जाने की तैयारी है। सो अपने बहुत क्लियर है। मुश्किल से 500 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर है, एक किसी भी तरफ। मुश्किल से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका निफ्टी पर है। उतनी रिस्क है जो कि आपकी बेयर मिनिमम इस तरह के मार्केट में 1% की रिस्क सबसे कम रिस्क है। इससे कम रिस्क हो नहीं सकती। उस रिस्क पर आप अपना डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए कल जो हम डिटेल में बात कर रहे थे कि आप डायरेक्शन तय कर लीजिए, और उस डायरेक्शन को तय करके अगर आपको लगता है मंदी, आप मंदी का डायरेक्शन तय कर लीजिए। आप जितना 17,200 के नज़दीक बेच पाएंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही फेवरेबल होगा। आप बेचिए, या 16,800 टूटने के बाद बेचिए। आपका मूड तेजी का है, आप 16,800 को क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मानकर लॉन्ग करिए। 17,200 के ऊपर बंद होता है तो डायरेक्शनल मूव क्लियर कट हो जाएगा, तब और ऐड करिए। अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लीजिए, और डे ट्रेडर हैं जब तक ये रेंज नहीं टूटती तब तक दोनों तरफ ट्रेड करिए। ऊपर में आप आराम से 17,100-200 की रेंज में बेचिए, 16,850 16,950 की रेंज में लीजिए। दोनों तरफ के ट्रेड भी मिले। तो मार्केट ट्रेडिंग के मौके पूरे दे रहा है। आपको कैसे करना है, रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, उनके लिए वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है ही है। जहाँ स्टॉक्स में आपको लगता है कि 40%, 35%, 50% अच्छे करेक्शन आ गए, और जहाँ आपको लगता है, फॉर एग्जांपल डेल्टा कॉप है, एक ज़माने में आपको 225, 230, 235 पे अच्छा लगता था, आज 170 के आसपास, 175 के आसपास हो गया। हो सकता है 150 आ जाए, 160 आ जाए, तो आपके लिए अट्रैक्टिव लेवल हो सकते हैं जहाँ आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको मौका दे सकते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि वैल्यूशंस ठीक है, रीजनेबल है, बिजनेस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के साथ घटे, वहाँ पर आप मौके देख सकते हैं। तो है इंटरेस्ट लेने का। मार्च निकल जाएगा, थोड़ा छुट्टियों का माहौल निकल जाएगा, वापस आ जाएंगे। ये इस तरह की उदासी, इस तरह की बेरुखी जिंदगी भर रहती नहीं। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय है। और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी भी होती है, एक्सट्रीम मतलब क्या कहना चाहिए जिसको, लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। तो ठीक है। आज की एक्सपायरी के लिए, क्योंकि मंथ एक्सपायरी है, क्वार्टर एंड एक्सपायरी है, फाइनेंशियल ईयर एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके रडार पर हो? दीप, मैं नहीं चाहता कि एक्सपायरी के दिन आज कोई ट्रेडिंग रेंज तोड़े। हाँ, न मैं चाहता हूँ 17,200 के पार निकले, न मैं चाहता हूँ 16,800 के नीचे जाए। और ऐसा मैं क्यों चाहता हूँ जी? ऊपर जाने की चांस वैसे ही कम है कि 17,200 चांस नीचे की है। एक्सपायरी के दिन अगर आप 16,800 के नीचे बंद होते हैं, फर्ज करें, तो उसमें क्या होता है कि आप है ना, एक वो टेक्निकली लेवल के लिहाज से आप नीचे का मौका दे देते हैं, लेकिन वो एक कई बार फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन के एडजस्टमेंट अलग होता है। अब समझो लॉन्ग पोजीशन फंसी पड़ी हैं, और उनको छूटना है, और उनको छूटने के चक्कर में अगर एक्सपायरी आज नीचे हो जाए, तो एक बार टेक्निकली तो आप कहेंगे लेवल तो लेवल है, नीचे बंद हुआ तो बंद हुआ, लेकिन वो फिर आपको
एक आध दिन और इंतजार करना पड़ता है। तो आज रेंज के अंदर ही रहें तो ज्यादा बढ़िया है, ताकि आप रेंज को वाकई में तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे हैं किसी नॉर्मल दिन पता होना चाहिए। मंथली एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। करेक्ट सर। सो मैं नहीं चाहता कि बड़ा कोई मूव हो, न 16,800 के नीचे जाएं, न 17,200 के ऊपर जाएं, इसी में बीच में रह जाएं, न 17,150 के ऊपर बंद हो, न 16,950 के नीचे बंद हो। क्लोजिंग रेंज भी जो 200 पॉइंट की चल रही है उसी में रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी तो लग भी नहीं रहा कि इस रेंज को किसी एक तरफ का, निफ्टी भले नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश करे, बैंक निफ्टी तो नहीं लगता कि 39,000 के नीचे बंद भी होगा। कल बैंक निफ्टी ने अपना सेफ्टी बना लिया, अच्छी रिकवरी कल अच्छी रिकवरी देखी, बैंक निफ्टी ने सेफ्टी बना ली। और आज भी उम्मीदें वही हैं कि बैंक निफ्टी को निफ्टी को बचाना है। निफ्टी तो साफ कह रहा है कि मुझे नीचे जाने की इच्छा बड़ी हो रही है, बस मुझे कोई धक्का दे दे बस, है ना। मैं वो मतलब कूदना है, गिरना है, खड़ा है एकदम किनारे पे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, कोई दे दे धक्का तो गिर जाऊं। वैसा हाल है। सो या तो वही धक्का दे दो या खींच लो, दो में से एक काम करो। बट आई थिंक आज नहीं हो, रेंज में ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। सो मैं अभी तक डेटा के लिहाज से और जो मूड माहौल है उस लिहाज से मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसी रेंज में ही बंद होंगे, नहीं तोड़ने चाहिए। नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज एक्सपायरी पर है हमारी नजर। आइए फिर आज का सेटअप भी समझते हैं सर, क्या कह रहे हैं आज के संकेत आपके लिए? संकेत आज दीप सब कुछ न्यूट्रल है, सब कुछ न्यूट्रल है एक्सेप्ट एक ट्रेंड जो नेगेटिव चल रहा है, जो रोज रोज बदलता नहीं। अदरवाइज एवरीथिंग इज न्यूट्रल। फॉर ए चेंज एफआई नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं, फॉर ए चेंज लोकल फंड्स डीआई पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं, ग्लोबल न्यूट्रल है ही, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है ही, सेंटिमेंट न्यूट्रल है ही। 16,850 16,925 ये पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए, और इस रेंज में भी खरीदारी बनती है। इस रेंज के नीचे जाने के चांस कम है, लेकिन अगर गए एक्सपायरी की वजह से, आज मैंने नहीं तो आप देख रहे होंगे 3 दिन से मैं सिर्फ एक ही रेंज दे रहा था, लेकिन आज एक्सपायरी की वजह से मैंने एडिशनल रेंज नीचे की रखी है, वो है 16,750 16,825 की। ऊपर की तरफ 17,000 17,065 पहली रुकावट की जगह है, इसको पार करके निकले टिके तो 17,100 से 17,200 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको बिग वाली प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट जो आप लाइफ में करना चाहें ऊपर की लेवल पे कर ले, सब कुछ करिए। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 39,275 39,425 ये पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए, इस रेंज में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। सेफर साइड पर सिर्फ एक्सपायरी की वजह से नीचे की रेंज है, और वो है 39,050 से लेकर 39,150। एक्सपायरी नहीं होती तो आज ये नहीं देता। ऊपर की तरफ 39,700 से 39,825 पहली रुकावट की जगह, हल्की फुल्की रुकावट यहाँ है, पार करके निकले तो 39,900 से 40,075 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट सब कुछ जो ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है सर। पोजिशनिंग एफआईज की थोड़ी सी घट कर आई है, 1% 17% से 16% की आई है। लेकिन दीप यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ एफआईज की पोजीशन 16% से घटकर 17% से घटकर 1% घटी है। अब एक बड़ा सवाल आज के सेशन में ये कि कल जो माहौल इतना खराब दिख रहा था ये किया किसने? क्योंकि कल बड़े लंबे समय बाद एफआईज की तरफ से 1,500 करोड़ की कैश में खरीदारी आई। लोकल फंड ने सिर्फ 150 करोड़ का बेचा है, नहीं के बराबर है। एफआई ने 930 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं और 147 करोड़ के स्टॉक्स। ठीक है, तो आप ये समझ लो 1,100 करोड़ की बिकवाली उनकी डायरेक्शनल है, नेट खरीदारी है। फिर भी कल बाजार किसी भी हिसाब से, भले ही आप इंडेक्स पे ज्यादा कमजोर नहीं हुए, बैंक निफ्टी आपका 125 पॉइंट ऊपर भी बंद हुआ, लेकिन किसी भी हिसाब से आपको बाजार मजबूत नहीं दिखा। ऐसा संकेत नहीं था कि 1,500 करोड़ की खरीदारी कहीं भी मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पिटाई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हुई है, जो ब्रॉडर मार्केट में हुई है, वो मजबूती दिखा नहीं रही। यस सर, राइट। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये एक और अच्छा संकेत है बाजार के लिए कि बजाय बड़े निवेशक या बड़े फंड्स बेचे, ट्रेडर्स वो परेशान होकर बेच रहे हैं और कैश मार्केट के स्टॉक्स बेच रहे हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है, जो आपको एकदम ऐसा कैपिचुलेशन चाहिए ना कि जहाँ पे सबको लगे बिल्कुल खत्म हो गया और वो एकदम जोर से बिकवा आए, वो तो आजकल होता ही नहीं है, वो नहीं हो रहा। और उसकी उम्मीद अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं, लेकिन बाकी संकेतों में साफ दिख रहा है कि जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको अब मतलब या तो मार्क टू मार्केट लॉस भरने के लिए वो डिलीवरी बेच रहे हैं, या फिर थक हार के डिलीवरी बेच रहे हैं कि भाई ये पूरा फाइनेंशियल ईयर तो ऐसे ही चला गया, पैसे बने नहीं है, फालतू में कोई मतलब नहीं, इससे बढ़िया तो हम डेट में डाल देते तो 20-30 टका जाने के बजाय 8-10 टका आ जाता। ये फीलिंग तो 31 मार्च को आती है ना, है ना। सो मेरे ख्याल से कल की बिकवाली में बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा यही है कि फंड्स का योगदान नहीं है,
कल ट्रेडर्स बेच के गए हैं, ये साफ दिख रहा है। ठीक है। एनीवे वैसे कल एफआईआईज ने आपकी बात दिल पे तो नहीं ले ली? कल आपने इतनी पिटाई करी, इतना बेच रहे हैं, लगातार हमने एनालिसिस करी 3 हफ्तों से, तो बड़ा सेल कर रहा है, तो कल एक बार के लिए चलिए उन्होंने कल एक बार के लिए आया, लेकिन दीप मैं एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन के पहले के डेटा को ज़्यादा तवज्जो देता नहीं। मुझे नॉर्मल डेज चाहिए, इसीलिए चाहे मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर समझो आज 16,800 को आप तोड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भी मैं वहाँ पर अगर बेनिफिट ऑफ डाउट लेना चाहता हूँ कि एक्सपायरी की वजह से हो रहा है, तो यहाँ भी तो आप अच्छी चीज़ में भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट रखना ही चाहिए। ये हो रहे तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो सकता है, नहीं कि दिल से खरीदारी हो, है ना? करेक्ट। तो मैं वो एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, जो खरीदारी है वो मजबूती की है या मजबूरी की है। करेक्ट। हाँ, ये मजबूरी वाली खरीदारी नहीं चाहिए, मजबूती वाली खरीदारी चाहिए। दिल से खरीदो ना, खाली मजबूरी यार बहुत शॉर्ट है, थोड़ा ठीक हो जाएगा, वैसा नहीं। पॉजिटिव होके बुलिश होके खरीदे ना कि भाई नहीं बढ़ेगा, तो उस खरीदारी का दम है, वैसा है। समझ। एनीवे तो ये है, और बाकी पुट कॉल रेशियो वगैरह सब ठीक है, कंफर्टेबल है, कोई खास फर्क नहीं है, बैलेंस है। गॉट इट सर। बताएं फिर मौजूदा पोजीशन हैं तो क्या करना है आज के लिए? 16,800 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे यही आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो कल के क्लोजिंग पे ही रख लें। अगर 1 पॉइंट नीचे बंद हो, 2 पॉइंट नीचे बंद हो, 5 पॉइंट नीचे बंद हो तो काट लें। 16,945 की लोएस्ट क्लोजिंग मिली है हमें इस पूरे डाउन ट्रेंड में। तो अगर बिल्कुल छोटा रखना है तो वहाँ, लेकिन आज चूँकि मंथली एक्सपायरी है इसलिए 16,800 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों वही रखना ठीक रहेगा। ठीक है। बैंक निफ्टी 39,250 इंट्राडे और क्लोजिंग पे यही स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आपको कुशन मिल गया। लेकिन अगर आपको दूर का स्टॉप लॉस रखना है और एक्सपायरी के मूड को ध्यान में रख के रखना है तो 39,000 रखिए। दो में से एक कोई भी तय कर लीजिए, आपको जो ठीक लगे। ठीक, या तो 39,250 या 39,000। ठीक है। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं, इंट्राडे तो 17,225 है जो कि बहुत दूर है। बीच में छोटा मोटा 17,100, 150, 17,065 आप लगा सकते हैं, लेकिन वो छोटा मोटा लगा के फ़ायदा नहीं है 17,225 ही एक्चुअल स्टॉप लॉस, और क्लोजिंग बेसिस पे 17,150 है। बाकी आप चाहें तो अपनी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मना नहीं करता आपको। ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा कस्टमाइज्ड होना चाहिए। गॉट इट। बहुत कम ऐसे टाइम होता है जब स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से ना लगाएं, क्योंकि हर एक आदमी की पोजीशन अलग लेवल पे ली हुई है, अलग लेवल की रिस्क है, अलग लेवल का प्रॉफिट या मार्क टू मार्केट। कुछ लोगों को स्टॉप लॉस अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए लगाना होता है, तो कुछ लोगों को स्टॉप लॉस अपना लॉस प्रोटेक्ट करने को लगाना होता है। लॉस में भी किसी की कैपेसिटी कम लेने की होती है, किसी की ज़्यादा लेने की होती है। किस लेवल पे आपने शॉर्ट किया है, किस लेवल पे आपने लॉन्ग किया, उस वो भी डिसाइड करता है आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो ये टेलर मेड होगा। स्टॉप लॉस लगाना एक कला है जी, आर्ट है, जो आप जितना ट्राई करेंगे उतना उसमें माहिर होते जाएंगे, सीखते जाएंगे। एक दिन में नहीं आएगी, और किसी को पढ़ाने से नहीं आएगी। पढ़ाने से सीख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने से, अनुभव से जो आपको आएगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कह दे भाई कि वही वाला हाल है कि तैरने में तो बहुत बड़ा आसान काम है, स्विमिंग सबसे ईजी है कि भाई एक पहले लेफ्ट हाथ आगे डालो, फिर रात पैर, फिर दोनों पैर हिलाओ, बस स्विमिंग चालू। इससे पहले हमको साइकिल सिखाते थे, आजकल तो साइकिल बहुत अच्छी आती थी। पहले तो कोई ऐसा आदमी हुआ नहीं जिसने साइकिल सीखने में दोनों घुटने और दोनों कोहनियां नहीं फोड़ी हो। एब्सोल्युटली। हमारे तो घुटनों में सारे वो बर्थ मार्क से बड़े मार्क हो जाते थे इतने, क्योंकि बताते कुछ नहीं है, तो पेडल मारो, जंप मार के बैठ जाओ सीट पे। वो जंप मारना ही सबसे होता है। तो हाँ, कोई ऐसे भी शूरवीर होते हैं जिनके दांत वांत भी टूटे हुए हैं। बाकी हम तो कोहनी और घुटनों से काम चला नहीं बचे। तो ऐसा ही हाल है। तो ये भी स्टॉप लॉस लगाना भी वैसे ही हाल है। स्विमिंग सीखने जैसा है, ट्रिगर हो मार के साइकिल चलाने जैसा है। करोगे तो ही पता चलेगा, करोगे फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बैंक निफ्टी पे खरीदना है 16,800 के। स्टॉप लॉस नहीं दिए? अच्छा, ओके, चाहिए। हाँ, 40,000 अभी भी वही छोटा रखना है। 39,800 का इंट्राडे रख सकते हैं। क्लोजिंग 40,000 है। इंट्राडे भी चाहे तो 40,000 रखें, लेकिन अगर इंट्राडे चाहे तो छोटा 39,800 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है। निफ्टी खरीदें 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ। जो टारगेट बनेगा, पहला होगा 16,985, दूसरा होगा 17,040, दो छोटे टारगेट। 17,065, 17,090 दो मीडियम टारगेट। 17,150, 17,200 बड़े टारगेट के लिए। और अगर इसी तरह से हफ्ते भर और निफ्टी बैंक निफ्टी दायरे से बाहर नहीं निकले, तो मैं कसम से बोल रहा हूँ
25-25 पॉइंट के लेवल के टारगेट देना शुरू कर दूंगा, फिर बाद में मत बोलना 25 का पहाड़ा लिख दिया है। ऐसे रिसेंटली थोड़े टारगेट्स कम कर दिए आप। क्या करेंगे अब, दिख ही नहीं रहा ना, बाहर निकले तब तो दूना टारगेट, हर 20-25-15 पॉइंट पे टारगेट आ जाता है या सपोर्ट आ जाता है। तो इसलिए देखो आप, तो फिर फॉर ए चेंज मैं क्या कर सकता हूँ चेंज, फिर मैं और प्रिसाइज देने की कोशिश कर। 985 कभी से देखा आपने 985 देते हुए मेरे को? 17,040, 65। करेक्ट, ठीक है, टाइम है हमारे पास भी, बाजार को भी कहीं जाना नहीं, लो एग्जैक्ट टारगेट ले लो राउंड फिगर की जगह। ओके, बेचना जो चाहते हैं 17,065, 17,150 की रेंज में बेचें। 65 पे थोड़ा, 100 पे थोड़ा और 150 पे चाहे जितना। 17,225 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे 17,015 का पहला है, 16,985 का दूसरा, 16,950, 16,925 के 2 मीडियम टारगेट होंगे, 16,850, 16,825 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, जो मेरी अच्छी रेंज है जहां मेरा खरीदने का मन बड़ा करता है वो है 39,275 से 39,425। रोज देता है मौका, एक आज भी दे तो वहां लेना है मौका, छोड़ना नहीं है। और स्टॉप लॉस लगाना है 39,150 का। जिनको छोटा लगाना है वो 25-50 पॉइंट नीचे भी लगा सकते हैं, 39,225, 39,250 भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये समझना है एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस रखें, 39,150 का तो ज़्यादा बेहतर होगा। टारगेट 39,500 और 575 दो छोटे टारगेट हैं, 650, 700, 750 3 मीडियम टारगेट, बस इतने काफ़ी। इतने आ जाए तो भी थैंक यू वेरी मच है। लेकिन अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बाजार थोड़ा ठीक हो जाए, डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से सेंचुरी मार रहा है, तो आपको खरीदने का मौका 39,250 के स्टॉप लॉस के साथ ही बनता है। और बैंक निफ्टी ने चूंकि कल आउट परफॉर्मेंस थोड़ी दी है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए खरीदारी आप 39,250 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं। टारगेट जो बनेगा 39,675, 750 दो मीडियम टारगेट है, 825 और 900 जो 675, 750 छोटे टारगेट, 825 और 900 मीडियम टारगेट, और 40,000 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी बैंक निफ्टी में। गॉट इट। अब आइए बेचने के लिए। 39,765 होता है, मैंने 10 पॉइंट ऊपर रखा है। प्रिसाइज लेवल मांगेंगे तो 765 होता है, वहां से 39,775 से लेके 39,975, ये 200 पॉइंट की रेंज है, इसमें आपको बेचना है। 775 पे पहला लोट और 2 बेचना है तो 975 पे दूसरा, 3 बेचना है तो 775, 825, 975 या 900, 975। आप अपना कॉम्बिनेशन बना लें मुझे कहाँ कहाँ बेचना है, बेचे जरूर। 40,200 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, आज वही लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 39,700 और 625 दो छोटे टारगेट हैं, 39,550, 39,500 दो मीडियम टारगेट है, 39,425, 375 और 39,300 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। गॉट इट सर। चलिए, आज बड़े दिनों बाद एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाई की रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी पर आई है। बिल्कुल। चलिए, इंटरेस्टिंग दिन होना चाहिए, देखते हैं एक्सपायरी के दिन कैसा एक्शन दिखेगा। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स फायदा कारोबार? 17,000 एक ही लेवल है दीप, 17,000 के नीचे जब तक 50 पॉइंट बढ़ भी जाए तो कोई खास खुश होने की जरूरत है नहीं, आप कमजोरी है। 17,000 के पुट पर 98 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 1,43,00,000 शेयर है, 50% ज़्यादा है। दोनों जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 पर ही है, तो कुश्ती वहीं करनी है। और उस लिहाज से आप 9:15 बजे आप बोलेंगे एक्सपायरी कहाँ होनी चाहिए, तो वो 17,000 के आसपास होनी चाहिए। 3:30 बजे कहाँ होगी वो पता नहीं, देखी जाएगी। अभी तो डेटा ये बता रहे हैं 17,000 में एक और ब्रेक लेवल है। ठीक है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी 39,500 के आसपास होनी चाहिए, ये 9:15 बजे के डेटा है। 39,500 के पुट पर 34 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 26 लाख शेयर हैं। ऊपर में आपसे 40,000 पार नहीं होगा, नीचे में आप 39,000 तोड़ेंगे नहीं। बैंक निफ्टी का डेटा तो क्रिस्टल क्लियर है, ये पूरा 1,000 पॉइंट का मैदान है, बीचों बीच में आप 39,500 के नीचे से कमजोरी गिनी है। जब तक 39,500 के ऊपर है तब तक कोई चिंता की बात नहीं। ये आपके लिए फिनो डेटा मंथली एक्सपायरी के दिन के। चलिए, एक्शन के लिए होते हैं तैयार, फिर हमारी टीम भी है तैयार बताने के लिए आपको आज की खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। वरुण, अरमान, नुपुर और आशीष। वरुण, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं आज? तो ट्रिगर्स में सबसे पहले 2 स्टॉक्स जो एफएम से बाहर हो जाएंगे, तो आज आज आखिरी दिन है। फर्स्ट सोर्स और टोरेंट पावर है। तो ये 2 चले जाएंगे, तो इनका आखिरी दिन है, तो अलविदा। वैसे क्या फर्स्ट सोर्स में तो वॉल्यूम काफी होता है। हाँ, अच्छे खासे वॉल्यूम होता है, अच्छा खासा एक्टिवली रहता है। हाँ, टोरेंट पावर तो समझ में आता है कि वॉल्यूम कम होता है, लेकिन फर्स्ट सोर्स तो एक्टिव होता है। फिर भी निकाल दिया जो कुछ तो किया होगा इसने। दूसरा, हिंदुस्तान जिंक शेयर होल्डर के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर बैठक है, आपको याद होगा, जो जनरल रिजर्व से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करने थे इनको, उसके चलते आज बोर्ड बैठक है, देखते क्या होता है। सिरका पेंट्स बोर्ड की बैठक है, बोनस शेयर जारी करने पे विचार करने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियां जो है आज से डीलिस्ट हो जाएंगी। पायनियर डिस्टिलरीज,
ये बेसिकली मर्जर या फिर इस तरह के स्कीम्स के तहत हो रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जो मर्जर हुआ उसके चलते डीलिस्ट, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस के साथ मर्जर के चलते डीलिस्ट, आइनॉक्स लीजर, पीवीआर के साथ मर्जर के चलते डीलिस्ट और इक्विटास होल्डिंग, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के साथ मर्जर के चलते डीलिस्ट। इसके अलावा डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी जो है आज की क्लोजिंग के बाद स्क्रैप हो जाएगी, तो आप इस पर ध्यान रखिएगा। निफ्टी में कई इंडेक्सेस में सेमी एनुअल रिव्यू के चलते काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, वहाँ पे नजर रखेगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में आपको बता देता हूँ। बंधन बैंक, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, एम्फेसिस, पेटीएम बाहर हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं एबीबी इंडिया, अदानी विल्मर, कैनरा बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, फॉरेन बेवरेजेस, नजर रखेगा इनके ऊपर। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है 7वां राउंड ऑक्शन जो है करीब 106 ब्लॉक्स का जो है करने वाले हैं, वो आज से शुरू कर देंगी, तो यहाँ पे नजर रखेगा। हिंदुस्तान जिंक बोर्ड की बैठक तो है, लेकिन साथ ही साथ अंतरिम डिविडेंड जो है 26 रुपये का जो इन्होंने दिया था उसकी आज एक्स डेट है, और साथ ही साथ एक्स डेट और एक की है सिम्फनी जो बायबैक कर रही है शेयर्स का, उसकी एक्स डेट है, टेंडर ऑफर है, प्राइस जो है 2000 रुपये का है, तो यहाँ पे भी नजर रखिएगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर्स नहीं है एक दिन के लिए। आखिरी दिन है ना ऑलमोस्ट इस सीरीज का भी फाइनेंशियल ईयर एंड भी आ रहा है, तो चलिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और ये जो इंडेक्स में चेंजेस होने वाले हैं इसका क्या इम्पैक्ट है इसके बारे में भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे डिटेल्स में क्या होने वाला है। आइए अरमान भी हमारे साथ है तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं क्या है आज की खबरें। जी, सबसे पहले अगर आप बात करें तो क्वेस्कॉप यहाँ पर खबर आती हुई दिखी कि रिवर्स बुक बिल्डिंग के जरिए लगभग फेयर ब्रिज जो कंपनी में 4.5% हिस्सेदारी खरीदेंगे, और अगर कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप जो प्राइस जो निकल के आ रहा है 287 से 302 के आसपास का, जो लगभग 12 से 16.5% डिस्काउंट पर है अगर आप मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें। वेदांता लिमिटेड यहाँ पे 20.5 का 5वां जो है इंटरिम डिविडेंड का उन्होंने ऐलान किया है, और डिविडेंड का भुगतान जो है 7 अप्रैल जो कि रिकॉर्ड डेट तय की गई है। और कंपनी के जो एक्टिंग CFO हैं अजय गोयल साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, और उनका जो रीज़न है वो ये है कि समूह के बाहर जो संभावना है उन्हें देखने के लिए इस्तीफा दिया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर राइट इश्यू टर्म में अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें राइट इश्यू का अगर आप प्राइस देखेंगे 275 रुपये का है, जो कि लगभग 43% डिस्काउंट पर है, और रिकॉर्ड डेट 5 अप्रैल है माफ कीजिएगा, और ओपनिंग डेट 13 अप्रैल और क्लोजिंग डेट 27 अप्रैल की है। SML इसूजू यहाँ पर ट्रक और बस की कीमतों में लगभग 4 से 6% की बढ़ोतरी का ऐलान है। ज़ायडस लाइफ साइंस यहाँ पर एक दवा को US FDA से अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और ये इस दवा का जो उपयोग है डायरिया के इलाज में इस दवा का उपयोग किया जाता है। और अंत में एस्टर DM हेल्थ केयर, जहाँ पर प्रमोटर डॉक्टर मॉपिन्स फैमिली ने लगभग 4% हिस्सेदारी बढ़ाई है, और ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो है उनसे इन्होंने खरीदी है लगभग 460 करोड़ में। और अगर आप देखेंगे अब जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है 37.9% से बढ़कर 42% के आसपास हो गई है। उसी के साथ साथ इन्होंने इनकी एक सब्सिडरी है उसमें 2% जो है हिस्सेदारी लगभग अब देखेंगे 20 करोड़ के आसपास में खरीदी है। ये है आपके लिए सारी के सारे और खबरें। नूपुर, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन सी खबरें आज। गुड मॉर्निंग। ऑर्डर विंस के साथ ही शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारी कंपनी आज फोकस में रहने वाली है। एनबीसीसी जहाँ पे कंपनी को 2 नए ऑर्डर मिले, 146 करोड़ का टोटल वैल्यू है। 46 करोड़ के आसपास का एक ऑर्डर है जहाँ पे हॉस्टल का निर्माण करने वाली है, और सिडबी के भवन का पूर्ण निर्माण करेगी, और ये 100 करोड़ का ऑर्डर। तो एनबीसीसी आज फोकस में रहेगा। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट जहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे से कंपनी को 588 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। आरपीपी इंफ्रा जहां पे कंपनी को यूपी में बरेली से में पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर और कंस्ट्रक्शन के लिए 148 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, तो आरपीपी इंफ्रा पे भी आज नजर रहने वाली है। जिंदाल स्टेनलेस जहां पे न्यूयॉर्किंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी ने 49% हिस्सा खरीदने के लिए अधिग्रहण करने के लिए करार किया है, जो करीबन 1290 करोड़ में इसे खरीदेगी, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे SBI और मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने कंपनी की जो सब्सिडरी है TI क्लीन मोबिलिटी उसमें निवेश किया है। मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड की बात करें तो करीबन 267 करोड़ का निवेश किया है, और SBI ने करीबन 133 करोड़ का निवेश कंपनी की जो सब्सिडरी है उसमें किया है। और लास्ट में पिरामल फार्मा जहाँ पे 1050 करोड़ के राइट्स इशू के लिए कंपनी ने सेबी और एक्सचेंज में ड्राफ्ट लेटर फाइल कर दिया है। मैं बता देती हूँ बोर्ड ने 8 फरवरी 2023 को इस राइट्स इशू को मंजूरी दी थी, तो पिरामल फार्मा भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसा एक्शन पिरामल में आज दिखेगा। वरुण, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? है, और उसमें पिरामल फार्मा के बाद पिरामल एंटरप्राइजेस पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस जो है उसमें पिरामल फार्मा, पिरामल एंटरप्राइजेस और TPG जो है वो हिस्सेदारी बेच सकते हैं। करीब 30% के आसपास की हिस्सेदारी है जो ये बेच सकते हैं। टीम लीज शेयर के बायबैक के लिए 3 अप्रैल की रिकॉर्ड डेट जो है वो तय हो चुकी है, तो एक अपडेट है। बाय डील्स
मैप माई इंडिया एक एफपीआई है जेनरिन, उन्होंने करीब 8 लाख शेयर यानी कि 1.49% के आसपास की हिस्सेदारी जो है बेच दी है 1000 रुपये के भाव पे, और हिस्सेदारी 4.67% से गिर 6.16% से गिर के माफ़ कीजिएगा 4.67% हो चुकी है। एशियन एनर्जी रोज प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, फिर से एक बार ओलिमैक्स एनर्जी ने यानी कि जो इनके प्रमोटर है करीब 0.56% हिस्सेदारी इन्होंने खरीद ली है 99.40 के भाव पे, तो अच्छी खासी प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सेदारियां चल रही है। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर इंडिया अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ फंड ने करीब 5 लाख शेयर जो है इस काउंटर में 225 के भाव में बेच दिए हैं। और आखिरी में एक अच्छी खबर, सेबी ने म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनेशन की समय सीमा जो है बढ़ा दी है, अब ये लास्ट डेट जो है 30 सितंबर की है। अभी भी 2 दिन है, कुछ और डेडलाइंस अगर आ रही है तो शायद वहाँ पर भी एक्सटेंशन की संभावना है। वैसे कल इसकी बात हम कर ही रहे थे और ये एक्सटेंशन आपको होते हुए भी दिखी है। तो आधार पैन लिंकेज, डीमैट नॉमिनी और अब म्यूचुअल फंड नॉमिनी, ये तीनों डेडलाइंस एक्सटेंड हो गई हैं आपके लिए। आइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी जान लेते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, बताइए क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए आईटीसी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंटरेस्टिंग बढ़िया रिपोर्ट आई है जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है। 380 की क्लोजिंग है, 415 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और कमेंट्री में अगर आप देखें तो मान रहे कि इन्होंने चैनल चेक किया है, इसके बाद मालूम पड़ा कि इनका जो एक पॉपुलर ब्रांड है गोल्ड फ्लेक, यहाँ पर 50 पैसे प्रति स्टिक जो है कीमतें बढ़ी हैं। और आगे भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर प्राइस हाइक देखने को मिलेगा। जो इस बार बजट में मामूली 2% के आसपास का टैक्स हाइक किया गया था, इसका जो है इम्पैक्ट ऑफसेट होगा। और साथ में ग्रोथ को लेकर भी काफ़ी फोकस है, तो यहाँ पर नजर रखनी है आईटीसी पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बहुत मिलीजुली रिपोर्ट्स हैं। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2248 की क्लोजिंग है, 2960 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और ये मान रहे कि स्टॉक के अंदर वैल्यू तो है लेकिन नियर टर्म में कोई कैटलिस्ट नहीं है जिसके चलते स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। इसके विपरीत आप देखें मैक्वायरी, इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। लेकिन जो लक्ष्य है वो देखिए कितने नीचे का है, 2000 से बढ़ाकर 2050 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे। तो एक परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर का जो है केस यहाँ पर बन रहा है। बजाज ऑटो यहाँ पर भी जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 3792 की क्लोजिंग है, 4400 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। और मान रहे कि बुल केस में 41% की अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, बेयर केस में 12% की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। ईवी वॉल्यूम लगातार बढ़ती जा रही है और एक्सपोर्ट्स में भी बढ़त है, तो स्टॉक पर नजर रखेंगे। एक्सिस बैंक सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1080 रुपए के लक्ष्य के लिए 832 की क्लोजिंग है। मान रहे सिटी बैंक का जो मर्जर है इससे हो सकता है कि FY 23-24 में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिले, लेकिन इसके बाद ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1065 की क्लोजिंग, 1400 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया। मान रहे कि 102% का कंबाइंड रेशियो अगले 2 साल तक देखने को मिल सकता है। जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं, 1620 रुपए का टारगेट है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1250 का टारगेट दिया है। और अंत में पेटीएम पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 617 की क्लोजिंग है, 1061 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये हैं सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार और वक्त है पिक ऑफ द डे का। अमरीश सर के साथ की जाए शुरुआत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आज कौन सा शेयर पसंद है आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक है सोलर इंडस्ट्रीज। ये एक ग्लोबल लीडर है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स पे जो यूज होता है माइनिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। नियरली 34 प्लांट्स हैं ग्लोबली। डिफेंस पोर्टफोलियो भी इनका बढ़ रहा है। FY 23 का डिफेंस का रेवेन्यू करीब 400 करोड़ का होगा। एक्सपोर्ट भी करते हैं टू नियरली अबाउट 55 कंट्रीज और स्पेस एप्लीकेशंस के लिए भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, 3400 करोड़ का ऑर्डर बुक पोजीशन है। और Q3 के जो अर्निंग्स थे सुपर अर्निंग्स थे। रेवेन्यू वाज अप 78% YOY, एबिटा करीब 93% अप था YOY। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है फॉर FY 23 65% ग्रोथ का दिया हुआ है। तो इवन द मार्च रिजल्ट्स विल बी एक्सेलेंट। और ऑस्ट्रेलियन फैसिलिटीज़ का जो ऑपरेशन है ये शुरू होगा Q1 FY 24 में। इंडोनेशिया में भी फैसिलिटीज शुरू किए हैं पर इट विल बी फुल्ली ऑपरेशनल इन Q1 FY 24। तो FY 24 में भी हम लोग अच्छा सॉर्ट ऑफ अर्निंग्स देखेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट 3 साल का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 24% कैगर है।
तो मेरा FY25 का जो EPS का अनुमान है 125 का है और इससे मेरा टारगेट बनता है 4500। ओके, 4500 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। सोलर इंडस्ट्रीज, ये है पिक ऑफ द डे अमृतसर की तरफ से आता। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो कल मैंने और कुणाल जी ने दिया था, ग्रेन्यूल्स में बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। फार्मा फैंसी में है बट ये विपरीत चल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है बढ़ते बाजार में भी गिरने का पोटेंशियल रखता है, तो थोड़ा पोजिशनल है, कुछ दिनों का नजरिया बना के ट्रेड करना पड़ेगा। 287 का स्टॉप लॉस है, 235 से लेकर 240 के टारगेट जोन के लिए ग्रेन्यूल्स पर बिकवाली की राय है और इसने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ग्रेन्यूल्स में बिकवाली करने की राय, फार्मा शेयरों की मजबूती के विपरीत ट्रेड करता हुआ ये शेयर, ये है आपके लिए बेचने का इरादा रखते हैं बंसल जी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा बंसल जी से बिल्कुल विपरीत खरीदारी का इरादा है और खरीदना है UPL, जिसके चार्ट पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और एक मेजर सपोर्ट से हमने इसमें कल एक बाउंस आता हुआ देखा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक 728, 740 ये दो टारगेट्स के लिए बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 706 पे। खरीदारी की राय है UPL। तो आप ये कह रहे हैं कि बंसल जी के विपरीत खरीदारी का इरादा है, तो बंसल जी ने बिकवाली का इरादा दिया इसलिए आपका खरीदारी का है, और अगर ये खरीदारी का देते तो आप बिकवाली का देते? नहीं अनिल जी, ये तो संयोग है कि अनिल जी बंसल जी और मेरी जो राय है वो इतनी मिलती है। हाँ। तो जब कभी मैं खरीदारी की राय देना चाहता हूं तो बंसल जी को बिकवाली की देनी होती है। हाँ। तो अनिल जी हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है। ओहो, बैलेंसिंग एक्ट। जी बंसल जी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। जी अनिल जी, देखिए कल कुणाल जी छुट्टी पे थे तो मैंने इनको शाम को अपडेट दिया कि अनिल जी नोट कर रहे हैं पिक ऑफ द डे पे आप और हम थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। अब वो बोलना अनिल जी स्टॉक के ऊपर है। हाँ। वो पैनलिस्ट अपने पार्टनर पे नहीं बोलना है, स्टॉक के ऊपर बोलना है, जिसपे वो चीज शायद ये मिस कर गए अनिल जी। हाँ। इसलिए थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करने के लिए मेरे विपरीत और पता नहीं इन्होंने क्या क्या ऐड कर दिया। कुणाल जी स्टॉक के ऊपर बोलना है, पैटर्न, टेक्निकल, फंडामेंटल। एब्सोल्युटली, मैसेज वेल रिसीव्ड बाय बंसल जी। बिल्कुल बंसल जी, देखो इसके लिए बंसल जी सबसे समझदार है, समझदार को इशारा काफी है, और बंसल जी ने पूरा पकड़ भी लिया, पूरा बोलना है और स्टॉक में बोलना है। मैसेज पास के वो कौन सी वो चाइनीज विस्पर की तरह होता है ना, वन आगे से आगे आगे जब तक लास्ट तक पहुंचता है तब तक थोड़ा बदल जाता है। तो कुणाल जी ने खाली इतना ही सुना कि ज्यादा बोलना है, ये नहीं सुना किस पर बोलना है। आइए, तो UPL खरीदारी करने की राय है कुणाल जी की तरफ से आपके लिए आती हुई 728 और 740 के टारगेट के लिए। वेदांता, इस पर करते हैं फोकस, क्योंकि इस साल का 5वां अंतरिम डिविडेंड वेदांता ने दिया है और 20.5 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो अच्छी खासी यील्ड भी वर्कआउट होती है करंट लेवल से। अगर आप देखें इस साल ही 100 रुपए से ज्यादा का, यानी कि FY23 में 100 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड वेदांता दे चुका है। अमरीश सर, कोई राय वेदांता पर? डिविडेंड के हिसाब से तो अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं इसने, अदरवाइज इन लेवल्स पर कंपनी पर आपकी राय? ओवरऑल तो राय थोड़ा सा कॉशियस है टू नेगेटिव, क्योंकि मेटल्स पे मैं उतना अभी पॉजिटिव नहीं हूँ। एंड सेकेंडली जिस हिसाब से लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक पे कर रहा है वेदांता को, वेदांता पे कर रहा है प्रोमोटर्स को, तो एट द सेम टाइम हिंदुस्तान जिंक का यदि देखें तो करीब 75 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है एंड नॉट मच ऑफ कैश इज रिमेनिंग। तो आगे जाके आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि उतना बड़ा डिविडेंड आए, तो वेदांता का भी डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगा। सो ओवरऑल आई थिंक एट दीज लेवल्स मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड है, तो डिविडेंड लेके आई थिंक पीपल शुड लुक टू बुक प्रॉफिट्स। के डिविडेंड ले लीजिए, उसके बाद एक बार रिव्यू कर लीजिए ज़रूर अपनी होल्डिंग। इस साल तो बढ़िया डिविडेंड दिया, बट कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी इतना हेल्दी ही डिविडेंड आपको आते रहे। मे बी आज इस साल ये जो थोड़ा एक्सेप्शनल डिविडेंड पे आउट रहा है कंपनी के लिए। हिंदुस्तान जिंक वैसे आज यहाँ पर शेयर होल्डर्स के साथ बैठा है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर, जो यहाँ पर अमाउंट है जनरल रिजर्व से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करने के लिए, उस पर फैसला आने वाला है, तो ये भी काउंटर आज फोकस में रहेगा। दोनों ही स्टॉक्स आज रेडार पर रहने चाहिए आपके।
क्वेस्कॉप, एक बार इसके चार्ट पर राय ले लेते हैं और फिर देखते हैं अमृतसर का व्यू है कि नहीं। यहाँ पर फेयरब्रिज कैपिटल हिस्सा खरीदने वाला है, 4.5% की हिस्सेदारी खरीदने वाला है। करीब 12 से 16.5% के डिस्काउंट पर ये एक्शन हो सकता है। क्वेस्कॉप, कुणाल जी जरा एक बार चार्ट्स देख लें। जो प्राइस रेंज निकल कर आ रही है डील के लिए वो 302 से 287 की निकल कर आती है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर क्वेस्कॉप की? देखिए चार्ट कमजोर है दीपांशु, काफी अरसे से स्टॉक लगातार बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपने सारे मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और मेजर सपोर्ट जो था 400 का वो भी तोड़ करके उसके नीचे अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरी राय में और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बड़ा सपोर्ट मुझे चार्ट पर 225-30 के आसपास नजर आता है, जो कि मौजूदा भाव से काफी नीचे है। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करने की राय है, किसी भी तरह की कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई क्वेस कॉर्पोरेशन पर। आइए चंदन तापड़िया जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। चंदन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाजार काफी चुनिंदा चल रहा है और इनफैक्ट पिछले 10 दिनों से निफ्टी एक रेंज में है और लगातार पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे लोअर हाइज के सीक्वेंस बन रहे हैं। तो काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव रह रहा है तो काफी कम काउंटर्स है जो पॉजिटिव बायस की तरफ यहाँ पे टिके हुए हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पे 2-3 स्टॉक्स पे फोकस करूंगा। एक नाम यहाँ पे रहेगा मेरे MGL, महानगर गैस लिमिटेड। आप देखोगे कि कंपैरेटिवली इस सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है। इनफैक्ट इस महीने में लगभग यहाँ पे 10-12% के मूव बने। लॉन्ग्स के रोल ओवर यहाँ पे हुए हैं और बीइंग द लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बन सकते हैं। पिछले 10-12 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो अभी लगभग 980 के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पे 963 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। ऊपर में कहीं ना कहीं 1010, 1015 तक के टारगेट आपको MGL महानगर गैस में मिल सकते हैं। अच्छा, तो MGL इस पर रखने नज़र, ये काउंटर थोड़ा फोकस में है भी और रिसेंटली हमने अच्छा एक्शन भी देखा है। नए गैस प्राइसेस भी आपके लिए अब लागू होने वाले हैं, 1 तारीख आ रही है। उससे पहले हम देखेंगे नए गैस प्राइसेस आपके सामने आ जाएंगे। एक बार अमृतसर से भी राय ले लीजिए। अमृतसर, गैस प्राइसेस नए आने वाले हैं, जो बाय एनुअल रिव्यू भी होता है। कोई राय इन सभी काउंटर्स में उससे पहले? क्योंकि रिगो के नए प्राइसेस आएंगे तो क्लियरली मार्जिन्स विल श्योरली मूव अप। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी लेना चाहिए। अपसाइड तो है पर पॉसिबली 7 to 8% का अपसाइड है यहाँ से। साइड यहाँ पर दिख सकता है। फिलहाल चार्ट्स पर भी चंदन जी को पसंद आ रहा है। 1000+ के टारगेट्स इस पर आपको दिखेंगे। अमृतसर क्वेस्कॉप, इसको ट्रैक करते हैं सर। ये जो हिस्सा खरीद रहा है फेयरब्रिज कैपिटल 4.5%, कोई राय इस पे? हाँ, इन पे मेरा एक्चुअली कॉन्ट्रेरियन व्यू है, क्योंकि इसमें बाई का कॉल है मेरा। आई थिंक आज यदि करेक्ट करता है बिकॉज द बाइंग प्राइस इज लोअर, तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे लेना चाहिए। क्योंकि आगे जाके जो इन्होंने मैनेजमेंट ने गाइड किया है ऑफ अबाउट 25% कैगर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, और मेरा FY25 का EPS का अनुमान करीब 40 के आसपास का है। तो पहले का मेरा जो टारगेट था थोड़ा हायर था, बट इवन एट दीज लेवल्स इफ वन बाइज, मुझे लगता है कि जो अपसाइड मिलेगा करीब 425 to 450 का अपसाइड मिल सकता है। ओके, तो क्वेस्कॉप यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। हालांकि डिस्काउंट पर डील होगी, बट देखते हैं यहाँ पर किस तरह का एक्शन आपको क्वेस्कॉप पर दिखेगा। फंडामेंटली अमृतसर का व्यू पॉजिटिव ही है इस काउंटर के लिए। PNB हाउसिंग, ये भी रेडार पर रखिए। राइट्स इशू के डिटेल्स हमारे सामने आ गए हैं। 485 की कल की क्लोजिंग थी, उसके सामने 275 का राइट्स इशू भाव है, यानी कि 43% के डिस्काउंट पर है ये। एंटाइटलमेंट रेशियो है आपका 2954 का। ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो निकल कर आता है। तो इस हिसाब से अगर आप डिस्काउंट देखें तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर निकल कर आ रहा है। एक बार चार्ट्स पर पहले राय ले ली जाए और फिर देखते हैं अगर अमृतसर का भी इस पर कोई व्यू है या नहीं। बंसल जी, PNB हाउसिंग कल स्पाइक करके डेज हाई पर बंद हुआ था। आई थिंक कल दोपहर को भी इस पर बात हुई थी। अब चार्ट्स पर क्या राय बनती है? रैली आई थी, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन थी। कल स्टॉक में एक अपमूव जरूर देखने को मिला है, पर टेक्निकली स्टॉक में रेजिस्टेंस है। ऊपर में 510, 511 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है और नीचे में 445 के अराउंड एक सपोर्ट है। तो दीपांशु, उन लेवल्स पे तो कुछ नहीं करना है। अगर नीचे में 400, 445, 450 के अराउंड मिलता है तो वो अच्छे स्तर है। उन स्तरों के अराउंड गिरावट में खरीदारी की राय होगी।
ओके, ये है आपके लिए पीएनबी हाउसिंग, गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढे। अमृतसर कोई राय इस पर? काफी सारे चेंजेस हुए, पहले राइट्स इशू आया, सेबी ने डिसअलाउ करा, बोला प्राइसिंग फार्मूला सही करके लाइए, फिर बीच में मैनेजमेंट चेंज हुआ, थोड़ा लीगल एक्शन भी हुआ इस काउंटर पर, बट फाइनली अब आप देख रहे हैं राइट्स इशू आ रहा है 275, एंटाइटलमेंट रेशियो ऑलमोस्ट 1:2 का निकल कर आ रहा है सर। फ्रॉम द राइट्स एंगल क्लियरली काफ़ी अच्छा रेट है फॉर द शेयर होल्डर्स, तो उस हिसाब से शायद होल्ड करे। पर इंडस्ट्री ओवरऑल देखें तो जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, मुझे लगता है कि आगे जाके एटलीस्ट इन द फोर्सिबल फ्यूचर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स जिस हिसाब से लोन ग्रोथ होगा, आई थिंक दैट विल लिमिटेड, क्योंकि आई मीन द इंटरेस्ट रेट्स इनफैक्ट हैव मूव्ड अप फ्रॉम 6.75 6.8 टू नियरली 9.2% हो गया, तो काफ़ी अनएफोर्डेबल हो गया है फॉर एफोर्डेबल हाउसिंग बायर्स। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ शायद थोड़ा सा कम होगा ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स, तो उस हिसाब से साइड लिमिटेड है। ओके, तो ये है आपके लिए राय पीएनबी हाउसिंग पे। आइए, चंदन जी ने एमजीएल में खरीदारी करने की राय दी। चंदन जी के पास और भी है आज के लिए पिक ऑफ द डे। चंदन जी बताएं सर। बिल्कुल, देखिए अब एक और ट्रेड सेटअप ढूंढना है तो मैं हेवीवेट्स काउंटर में ढूंढना चाहूंगा, जहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिल रहा है, स्टेबिलिटी बन रहा है, और वो नाम रहेगा एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक ने जो पुराना इसका जो रेजिस्टेंस था उसको एग्जैक्टली सपोर्ट के तौर पे काम करके यहाँ पे रोल रिवर्सल पैटर्न बना। सितंबर 2022 ने एचडीएफसी बैंक के जो हाई थे वो लगभग 1540 के आसपास थे, और अभी जो 4-5 दिन पहले जो लो बने थे वो लगभग 19 स्तरों के आसपास थे। तो ऐसा लग रहा है कि पुराने जो हर्डल थे अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और टेक्निकल सेटअप भी देखें तो वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं इनसाइड बार के साथ में एक बुलिश कैंडल बन रहा है। जरूर काउंटर चला नहीं है, बट बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है। मार्केट हल्का सा भी यहाँ पे होल्ड करते हैं तो एचडीएफसी बैंक में लीड रहेगी, तो एचडीएफसी बैंक पे इसलिए फोकस करेंगे। ट्रेडिंग और पोजिशनल दोनों तरीके से इस काउंटर में खरीदारी की सलाह यहाँ पे बननी चाहिए। 1550 का सपोर्ट है, ऊपर में आपको लगभग 1650-1660 तक के स्विंग एक बार को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक में भी खरीदारी करने की राय चंदन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक भी मजबूत दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी की मजबूती को आगे बढ़ाने में योगदान भी एचडीएफसी बैंक की तरफ से ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है।